हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग सहारनपुर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम आपका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड आपका जो जनरल एग्रीकल्चर है, देखिए आपके जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। देखिए आपके जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सिलेबस है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस। ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज, ये आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रोफेशनल नॉलेज में आपके अगर आप इसमें बोल दिया गया है कि बैंक ये आपका EFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड है, तो आपके प्रोफेशनल नॉलेज में आपका एग्रीकल्चर पोर्शन से ही क्वेश्चंस जो है आपके पूछेगा। इसमें आपके क्वेश्चंस जो है एग्रीकल्चर के ओल्ड डाटा से ले ले या आप जो है इसमें करंट डाटा से भी जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार जो है क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो हम इसमें जो है आपका जनरल एग्रीकल्चर से कुछ रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको आप के समक्ष जो है डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे एक आपका एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी पार्ट जो होता है आपका, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये पूछ लेता है कि एग्रोनॉमी जो वर्ड है किस भाषा का है। ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है आपका बच्चों एग्रोज और नोमाज। एग्रोज मीन्स होता है आपका फील्ड और नोमाज मीन्स होता है आपका टू मैनेज। आप जो अपनी फील्ड होती है, फील्ड को ही मैनेज करना क्या कहलाता है बच्चों? एग्रोनॉमी। फील्ड को मैनेज करके या उसको एक तरीके से बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से उसको तैयार करके मैनेज करके उसमें कल्टीवेट या क्रॉप्स को कल्टीवेट करना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। इसमें आपकी सीरियल्स क्रॉप को जो है कल्टीवेट किया जाता है। आगे देख लेंगे आपका एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। ये आपकी जो एग्रोनॉमी है एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है। दैट विद मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। एक फेवरेबल इन्वायरमेंट में आपकी जो है हायर प्रोडक्टिविटी लेने के लिए आप की जो क्रॉप्स को जो है कल्टिवेटेड किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है? ड्राईलैंड फार्मिंग मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। जब आपकी रेनफेड कंडीशंस में क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है तो इस प्रकार की जो आपकी कल्टीवेशन होती है उसको क्या कहते हैं? आपकी इस प्रकार की जो कल्टीवेशन होती है उसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्राई फार्मिंग। देखिए जो आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसमें दो पॉइंट होते हैं। आपका ड्राई फार्मिंग होता है और आपका ड्राई लैंड फार्मिंग होता है। देखिए जो ड्राई फार्मिंग होता है ये क्या होता है बच्चों? ड्राई फार्मिंग में आपका जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स को लेस देन जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जो आपका रेनफॉल होता है, रेनफॉल लेस देन 750 mm से कम होता है, तो उस क्षेत्र में जो कल्टीवेशन क्रॉप को जो कल्टीवेट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। तो और जो आपका जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में आपका जो रेनफॉल होता है मोर देन 1150 mm से अधिक होता है, अगर आपकी जो वार्षिक वर्षा है वो मोर देन 1150 mm से अधिक हो रही है तो उस क्षेत्र में जो क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, तो इस प्रकार की जो आपकी फार्मिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग। उसको आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है। चार्ट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट्स दिए गए हैं, जैसे रेनफॉल है, अगर रेनफॉल आपकी लेस देन 800 से कम है तो आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग होगी। अगर आपकी मोर देन 800 से अधिक है, मोर देन 800 है तो आपकी रेनफेड फार्मिंग होगी। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबिलिटी, जो एरिया की मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है, अगर आपका लेस देन 200 डेज से कम रहता है मॉइस्चर जो है आपका क्रॉप ग्रोविंग सीजन में अगर आपका मॉइस्चर जो है लेस देन 200 डेज से कम रहता है तो आपका ऐसी जो फार्मिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग। अगर आपका मोर देन 200 से अधिक है, अगर आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 200 डेज से अधिक है तो इस प्रकार की जो कल्टीवेशन की जाती है, फार्मिंग की जाती है, उसको बोलते हैं आपका रेनफेड फार्मिंग। सो नेक्स्ट है इसमें ग्रोविंग रीजन क्या होता है? जिस जो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है इसमें आपके एरिड और सब ह्यूमिड ये रीजन्स आते हैं आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग में, और आपकी जो रेनफेड फार्मिंग में आपके ह्यूमिड रीजन्स और आपके सब ह्यूमिड रीजन्स आते हैं। आपकी नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग सिस्टम देख लेते हैं। जो आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग होती है इसमें आपका सिंगल
सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होता है और मिक्सड क्रॉपिंग सिस्टम होता है। और आपकी जो रेनफेड फार्मिंग होती है इसमें आपका डबल और इंटर क्रॉपिंग होता है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूंट्स। कॉन्स्टिट्यूंट्स कहता है जब आपकी विंड एंड वाटर इरोजन होता है, जब आपका इरोजन जो है विंड और वाटर के माध्यम से होता है तो आप इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसको ड्राईलैंड फार्मिंग बोलते हैं। और आपकी जो इरोजन है आपका वाटर के माध्यम से होता है तो आप उसको ड्राईलैंड फार्मिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपके रेनफेड फार्मिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? देखो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी टोटल जो क्रॉपिंग एरिया होता है अपॉन में नेट कल्टीवेटेड एरिया, जो आपका टोटल क्रॉपेड एरिया है और आपका जो बटे में आपका नेट कल्टीवेटेड एरिया है और उसके मल्टीप्लाई 100 कोई क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडिया की है, आपकी इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? आपकी 135%। आपकी इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 135%। नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? क्रॉपिंग रोटेशन क्या होता है? इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड, बट क्रॉपिंग रोटेशन में लैंड तो फिक्स होती है बट क्रॉप इज़ रोटेटेड। क्रॉप को अलग अलग तरीके से रोटेट करके बोया जाता है। अब एक क्रॉप बो दी, उसके बाद जो है दूसरी क्रॉप को कल्टीवेट किया गया है, फिर तीसरी क्रॉप को। इस तरह लैंड सेम होती है बट क्रॉप्स को क्या किया जाता है? रोटेट करके, या आपको हेर फेर बदल के भी बोल सकते हैं, हेर फेर बदल के क्रॉपिंग की जाती है। तो इस प्रकार के जो रोटेशंस होता है, ये रोटेशन चलता है, इसको क्रॉप रोटेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी को किस प्रकार जो है मापते हैं या देखी जाती है? सो आपकी जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन। आपके जो क्रॉप रोटेशन है उसमें आपकी क्रॉप्स कितनी क्रॉप्स हैं और उसके डिवाइड में आपका नंबर ऑफ ईयर, आप कितने ईयर में कितनी क्रॉप्स को है रोटेट कर रहे हो, और मल्टीप्लाई में 100 तो आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो है अगर आप 1 साल का क्रॉप रोटेशन करते हो तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या रहेगी आपकी? तो आपकी 200% रहेगी। इसमें आप 2 क्रॉप्स उगा सकते हो, आपकी राइस है, पीज़ है। और आपकी 2 ईयर्स के लिए जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी रहेगी आपकी, इसमें आप 3 क्रॉप्स उगा सकते हो, ग्राउंडनट, व्हीट और शुगर कैन। इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी आपकी 150%। सो नेक्स्ट है आपका अगर 3 ईयर्स के लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी रख रहे हो तो उसमें आपकी 5 क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा। 5 क्रॉप्स में क्या क्या है? आपकी पेड़ी है, पोटैटो है, शुगर कैन है और अरहर और आपका व्हीट है। सो इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी 166। अगर आपको जो है ऐसी की ऐसी पूछ ले, बिल्कुल कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है कि 3 ईयर्स के लिए जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी इंडिया में, सो आपकी 166% आई। तो आपकी 166% जो है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी। तो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्रॉपिंग सिस्टम भी इसी तरह है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है उसको रेफर्स किया जाता है यूज्ड ऑन ए फार्म। जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसको एक फार्म पर अप्लाई किया जाता है एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद इंटरफ्रेंस विद अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। जब जो क्रॉपिंग पैटर्न को एक फार्म पर अप्लाई किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है उसके फार्म इंटरफेरेंस के हिसाब से, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम। हार्वेस्ट इंडेक्स देख लेते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? जब आपका इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड ग्रेन प्लस स्ट्रो मिलाकर मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आपका जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकल के आ जाता है। सो इसमें जो बायोलॉजिकल यील्ड होती है उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो आपकी जो है इकोनॉमिक यील्ड निकल के आ जाती है। देखिए, जो आपका के होता है इसमें, ये जो आपका के होता है ये कोफिशिएंट्स के रूप में कार्य करता है। व्हेन के इज कांस्टेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज ए कोफिशिएंट के रूप में कार्य करता है ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स के लिए इफेक्टिव होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपके इम्पोर्टेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, जैसे आपका एग्रोक्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग है। जो आपका एग्रोक्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1988 बाय प्लानिंग कमीशन अंडर द 7 5-year प्लान्स। जो आपका 7th 5-year प्लान्स था उसके अंडर में ही, जो आपका प्लानिंग कमीशन का 7th 5-year प्लान्स था उसके अंडर में ही आपका एग्रोक्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग इनिशिएट किया गया था 1988 में। सो
नेक्स्ट है आपका रीजनल प्लानिंग वाज कम इन टू फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर रीजनल ग्रोथ। सो नेक्स्ट है आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स देखिए क्या होते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक्स इंडिया में कितने हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होता है उसको रेनफॉल, टेम्परेचर, सोयल और टोपोग्राफी, जो सोइल्स की टोपोग्राफी होती है उसको, और वाटर और आपका वाटर रिसोर्सेज एंड क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न को ही ध्यान में रखते हुए आपके जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया को जो है 15 यानी कि 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू NARP एंड ICR के अकॉर्डिंग जो इंडिया के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको 131 यानी कि 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। नेक्स्ट है आपका एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। एग्रोक्लाइमेटिक जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजन व्हेन सुप्रीमर्ज्ड एंड लैंड फ्रॉम एंड द काइंड ऑफ सोयल एसिड सोयल कंडीशंस दैट एक्ट ऑफ मॉडिफाइज टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। जब आपकी इसमें आपका जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट और ग्रोविंग पीरियड होता है, लेंथ ऑफ ग्रोविंग पीरियड होता है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का अलग अलग होता है, सॉइल्स कंडीशंस देखा जाती है इसमें, और अगर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स देखे जाते हैं तो इस प्रकार की जो कंडीशंस आती है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में आती है। सो आपका नेक्स्ट है ड्रोट या इसको आप सूखा भी बोल सकते हैं, कभी कभी सूखा बोल देते हैं। देखिए ड्रोट क्या होता है बच्चों। ड्रोट होता है एज ए सिचुएशन, एक सिचुएशन होती है ऑक्योरिंग इन एन एरियाज, किसी भी एरिया में हो सकती है, इन ए ईयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 70% ऑफ द नॉर्मल इज नोन एज ड्रोट। जब जो है रेनफॉल लेस देन 70% नॉर्मल से 70% कम हो जाए, जब किसी भी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल जो है लेस देन 75% से कम हो जाए, तो इस प्रकार का जो एक सूखा पड़ जाता है, जब रेनफॉल नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रोट बोलते हैं। व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल, जब डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज अबाउ 15% ऑफ द नॉर्मल से 50% अबाउ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो कॉल्ड सर्व ड्राउट, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रोट या सूखा। नेक्स्ट है आपका इवो ट्रांसपोरेशन, ET, शॉर्ट में ET भी बोलते हैं इवो ट्रांसपोरेशन को। तो इवो ट्रांसपोरेशन क्या होता है, सोयल मॉइस्चर इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसमें सोयल जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ही मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, एंड अबाउट 60 to 70 ऑफ द रेनफॉल इज लॉस्ट दो द evaporation and the evapotranspiration is the evaporation from the soil surface and transpiration from the plant surface। प्लांट सरफेस होता है, इसमें 60 to 70% ऑफ रेनफॉल होती है अगर, तो इवो ट्रांसपिरेशन होता है लॉस दो इवो ट्रांसपिरेशन। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका इटीलोसिस या इवो ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ मल्चिस। जो आपका ET होता है इसको जो है मल्चिस क्या होता है, मल्चिस आपकी जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स में स्टार्टिंग में एक मल्चिस जो है आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं आप जो है, और जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को भी ऊपर बिछा के जो है मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग मोस्टली करते क्यों, मल्चिंग जो है जो आपकी भूमि होती है, जो आपकी लैंड होती है, लैंड में से जो आपका मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर को कंटेंट करने के लिए उसमें जो है मल्चिंग या किसी भी एक पॉलीथीन शीट बिछा देते हैं या पत्तियों को ऊपर जो है ढक देते हैं, जिससे कि नमी ज़्यादा एवो ट्रांसपिरेशन या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है नमी ऊपर ना उड़ जाए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो इस प्रकार की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मल्चिस बोलते हैं। सो कैन बी रिड्यूस यूज ऑफ मल्चिस एंटी ट्रांसपिरेट मैन एंड विंड ब्रेक्स। इसको जो ET जो एवो ट्रांसपिरेशन होता है विंड ब्रेक के द्वारा भी और मल्चिस के द्वारा भी रोका जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मटेरियल आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट। एंटी ट्रांसपिरेशन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस।
सो एंटी ट्रांसपेरेंट आर मेनली 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स का होता है स्टोमेटा क्लोजिंग। फर्स्ट है आपका स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप क्या होता है? दे रिड्यूस वाटर लॉस तो क्लोजिंग स्टोमेटा। जब आपका जो वाटर है क्लोजिंग स्टोमेटा के द्वारा रिड्यूस होता है वाटर, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटिंग टाइप या स्टोमेटिंग क्लोजिंग टाइप जो है स्टोमेटिंग क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। सो इसी एग्जांपल है इसका फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। अगर आप स्टोमेटा के द्वारा ये एंटी ट्रांसपेरेंट जो है करना चाहते हैं तो इसमें आपका फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं स्प्रे के द्वारा। एट्राजीन एंड CO2 इज़ आल्सो एन इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट। जो आपकी एट्राजीन है ये आपकी एक हेर्बिसाइड्स है एट्राजीन, और आपकी CO2 गैस इज़ आल्सो इफेक्टिव होती है एंटी ट्रांसपेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है? फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है? चेक ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट्स एज ए फिजिकल बैरियर। जब आप फिजिकल बैरियर कर देते हो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट्स, तो इस प्रकार की जो फिल्म फॉर्मिंग होती है चेक ट्रांसपिरेशन को चेक लॉस करने के लिए चेक ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसपिरेशन को जब चेक किया जाता है, इस प्रकार की जो क्या होती है इसको फिल्म फॉर्मिंग कहते हैं। सो इसके एग्जांपल है इसके मूवी लीफ, हेक्साडेसिनोल एंड सिलिकॉन ऑयल और वैक्सीज यानी कि मोम की भी कर सकते हैं। मोम की परत या ऑयल स्प्रे करते हैं, सिलिकॉन स्प्रे या मोली लीफ कर देते हैं। तो ये एक फिल्म फॉर्मिंग यानी कि एक फिल्म यानी कि कवरिंग हो जाती है जो प्लांट्स पे कवरिंग हो जाती है, जिससे कि कम से कम ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट में हो। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप। दीज केमिकल्स रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होता है? दीज कुछ केमिकल्स का यूज होता है रिफ्लेक्ट एंड रेडिएशंस रिड्यूस करने के लिए, लीफ टेम्परेचर को कम करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ केओलिन, इसमें एप्लीकेशन जो प्रयोग करते हैं, इसमें जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है वो केओलिन का यूज़ किया जाता है। @ 5% जो है रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन के लॉसेस को जो है 5% तक रिड्यूस करता है आपका केओलिन। सो नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रिटार्डेंट्स का भी यूज़ करते हैं आपका एंटी ट्रांसपेरेंट्स के लिए। दीज केमिकल्स रिड्यूस सूट ग्रोथ, ये आपकी जो सूट ग्रोथ होती है उसको रिड्यूस करता है एंड इंक्रीज रूट ग्रोथ, और रूट की जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करता है एंड दिस इनेबल द प्लांट टू रेसिस्टेड ड्रोट, और प्लांट की जो ड्रोट रेजिस्टेंस होती है उसको क्या करता है? इनेबल करता है। दे आल्सो इंड्यूस स्टोमेटा, और स्टोमेटा को इंड्यूस क्लोजिंग को क्या करता है? इंड्यूस करता है या कम करता है। सो इसमें जो आपका प्लांट है ये ग्रोथ रेगुलेटर ये रिटार्डेंट्स है, ये आपका क्या है? साइकोसेल ये आपका एक ग्रोथ रिटार्डेंट है जिसका यूज़ करने से आपका एंटी ट्रांसपेरेंट आपकी जो सूट ग्रोथ है इसको रिड्यूस किया जाता है, और आपकी जो रूट ग्रोथ है उसको क्या किया जाता है? इंक्रीज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो समझाना है इसको आपको डिस्कस करना है ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वैकेंसी है इसमें आपका सिलेबस बहुत ही कम है। देखिए एग्रीकल्चर का जितना भी सिलेबस है हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपका पूरा जो सिलेबस है कवर करा देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाली वीडियो जो है आने वाला कंटेंट है हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहें, जिससे कि आप जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप लगे रहें। सो अगर आपको हमारा चैनल पर विज़िट करने पर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।